देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या कोरोना की तीसरी लहर से सही रणनीति से बचा जा सकता है, इसी पर बात कर रहे हैं। और मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ जाने माने डॉक्टर एम वली मौजूद है। मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी के फॉर्मर एडिटर संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित चहल जुड़े हुए हैं। लेकिन आप जानते हैं, देश की बहस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने दर्शकों को अपने घरों से सीधे जोड़ता है, दूर दूर से दर्शक। और मेरे एक दर्शक यहां से लगभग 1500 किलोमीटर दूर खंडवा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खंडवा मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश के खंडवा से राजकुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, क्या आपको लगता है तीसरी लहर को रोका जा सकता है, और आपके हिसाब से सरकारों ने क्या गलती की? जैसे कि सर देख सकते हैं हम कि पिछले वर्ष जैसे कोरोना हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी ने एक विकराल रूप धारण किया था। तो जैसे विकराल रूप धारण किया था, उसके साथ ही सरकार ने कार्य तो किए थे, परंतु जिस प्रकार से एक ठंडा पड़ा था, मतलब कोरोना एकदम से बंद हो चुका था। मतलब परिस्थितियां ऐसी थी कि कम केसेस हुए थे देश के अंदर। गवर्नमेंट ने केसेस को ध्यान में रखते हुए ये तय किया कि अब कोरोना नहीं आएगा, परंतु गवर्नमेंट ने इसकी तैयारी करके रखनी थी। और वैक्सीनेशन जो तैयार किया था, वो वैक्सीनेशन राष्ट्र के लिए पहले प्राथमिकता राष्ट्र को दी जानी थी, और विदेशों को बाद में हमें एक्सपोज करना था। ये नाकामी रही सर। चलिए, अच्छी बात कही राजकुमार आपने, अच्छी बात कही राजकुमार आपने। और आप ही की बात से मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा, आगे आप जरूर देखिएगा। डॉक्टर वली, राजकुमार, हमारे दर्शक ने कहा कि भाई पहले हमको लगनी थी, अभी हमने 16 करोड़ डोजेस दिए हैं लोगों को, लेकिन उसमें सिर्फ 2 करोड़ ऐसे हैं जिनको 2 डोजेस लगे हैं। यानी 14 करोड़ वैक्सीन जो लगी है, उससे इम्यूनिटी हमको तुरंत नहीं मिल रही। क्या आपको नहीं लगता कि हमको पहले उन 14 करोड़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उनको वैक्सीन लगाना चाहिए, सेकेंड डोज लगाना चाहिए उन 14 करोड़ लोगों को, और साथ ही साथ उन राज्यों में लगानी चाहिए जहां पे ये लहर बहुत ही खतरनाक हो गई है? बिल्कुल दीपक जी, मैं अभी आपको सुन रहा था ब्रेक से पहले। आपने जो अमृत वर्षा की वही सत्य है। इस समय आ गया है कि हम सबको मिलकर आगे आना है और कोरोना से एक मुश्त होकर लड़ना है। अपने सारे लोगों को एक हो जाना है। जिस तरह से हमारे डॉक्टर, नर्सेस, कंपाउंडर मिलके सेवा कर रहे हैं। और वैक्सीन की जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इतने बड़े देश में करना, ये एक मेमोथ टास्क है। मुझे खुशी है कि आज से स्पुतनिक वैक्सीन इसमें ऐड हो गया है। और जो भी वैक्सीन की कमी है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये आशा मेरी बिल्कुल कामयाब होगी कि वैक्सीन की कमी पूरी हो जाएगी। ये सच्चाई है कि कुछ लोग वैक्सीनेशन करवाने गए, उनको इस तरह के बोर्ड्स देखने को मिले कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं ये भी कामना करता हूँ मेरे देश के छोटे बच्चों के लिए भी रिसर्च करने के बाद उनको वैक्सीन लगाई जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि वैक्सीन के बीच में लकीरें न खींची जाएं कि ये 45 इयर्स के ऊपर वालों का कोटा है और ये उनसे जूनियर्स का कोटा है। इस तरह से कहीं तो वैक्सीन ज़्यादा हो जाएगी, कहीं गायब हो जाएगी। तो ये हमको वैक्सीन से लड़ना है पहले, कोरोना से लड़ने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी इस अभियान को और तेज़ किया जाए और ज़्यादा वैक्सीन अरेंज की जाएँ, बाहर से वैक्सीन किसी भी कीमत पर मंगाई जाए। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि अमेरिका में जो बाइडेन ने इसकी रॉयल्टी और इसकी जो पेटेंट है वो हटा लिया है। दूसरा, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारे देश में कच्चा माल के आयात पे जो पाबंदी लगी थी वो भी हटा दी गई है। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि वैक्सीन को बेचा जा रहा है। इस समय तो ऐसा समय था कि पैसे लगाकर इन्वेस्ट करके हर एक को फ्री मुहैया कराई जाती वैक्सीन, या ये कह दिया जाता कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, अपनी खरीद लें, और बाकी लोगों को फ्री लगाई जाती। अगर वैक्सीन लग रही है तो भी मैं ये गर्व से कहूँगा कि मेरे देश में वैक्सीन सबसे सस्ती लग रही है और सब जगह अवेलेबल है। और ये अवेलेबल नहीं है तो कराई जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ एक बात और भी कहूँगा
कि अगर हम थोड़ा ठीक है। बहुत स्टाफ जो वैक्सीन में ड्यूटी कर रहा है उसको निकाल कर लोगों की जान बचाने में लगाएं। आज की तारीख में जान बचाना बहुत जरूरी है, जीवन बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी देखने में आ रही है जो हमने कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं सुनी थी। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन ब्लैक। और आज तो एक खबर आ रही थी बेंगलोर से कि बेड ब्लैक हो रहे हैं। ये कमाल की खबरें आ रही हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसी खबरें सुन के, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मेरा दिल रोता है। दीपक जी, आप इस बात का आह्वान कीजिए लोगों में कि हम एकजुट होकर हम वैक्सीन भी अरेंज करें, वैक्सीन लगवाएं, कोई ऐसा न रहे जिसको वैक्सीन न लगे, और हम कोरोना से संबंधित जो अनुशासन है ठीक है, उसको हम पालन करें। यहीं से बात शुरू करते हैं। अलका लांबा जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। मैं पहले संजीव जी 30 सेकंड लीजिए डॉक्टर साहब। वो ये था कि आज मुझे खुशी हुई कि लोगों ने लॉकडाउन को रियलाइज किया और शाम खबर आई कि हमारे देश की कितनी ट्रेनें, मेरे ख्याल से 20 के अराउंड 23 या 24 ट्रेन कैंसिल हुई हैं। ये है स्पिरिट कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा 23 रिजर्वेशन है, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये बात बहुत अच्छी है, ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है लॉकडाउन पे अमल करने का। और मैं फिर बार बार आपके चैनल पे यही कहता हूँ, लॉकडाउन मेरे पैरों की बेड़ी है, लॉकडाउन मेरा मास्क। ठीक है डॉक्टर, मैं संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, एक तो आप एक कोई पॉइंट जोड़ना चाहते थे, और दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि हमने 16 करोड़ के पहले डोज की वैक्सीन लगाई, 16 करोड़ लोगों को टोटल वैक्सीन लगाई, 2 करोड़ लोगों को 2 डोज मिली है, 14 करोड़ को सिर्फ पहला डोज मिला है। क्या सेकेंड डोज वालों को इफेक्टेड स्टेट्स में हमको प्रायोरिटाइज करके वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए? क्या ये वे फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, ताकि उनको तो कम से कम इम्यूनिटी मिले, उन 14 करोड़ लोगों को जिनको पहली डोज लग चुकी है? आज की तारीख में दिल्ली में दूसरी डोज लगाने के लिए लोग पैसे से भी जा रहे हैं, तो उनको वैक्सीन नहीं मिल रही। 27 लाख डेफिनेटली सेकेंड डोज लगनी चाहिए जब टाइम आए। अब 14 करोड़ में से कितने लोग हैं जिनको 6 से 8 हफ्ते या 10 हफ्ते हो गए हैं, क्योंकि कोवैक्सीन का टाइम पीरियड अलग है, सेकेंड डोज का कोविशील्ड का अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेकेंड डोज तो लगनी, ये तो बिल्कुल नो ब्रेनर है आपकी बात की सेकेंड डोज को बहुत एम्फसाइज करना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट डोज भी बेकार हो जाएगी अगर ज्यादा लंबा गैप हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से अभी उस तरह की स्टेज नहीं आई कि बहुत गैप हो गया, क्योंकि कोविशील्ड में 8 से 10 हफ्ते का समय अब दे रहे गवर्नमेंट। सो वैक्सीनेशन इज अ मस्ट। देखिए, अब मेरे से पहले जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे बहुत कवि के अंदाज में, लेकिन बहुत सही बातें कह रहे थे वो। असल में बात यह है कि हमको बहुत ज्यादा सारे देश को इस समय एक ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता महसूस हो रही है, जो लोगों को तो घर से नहीं निकलना चाहिए बिना आवश्यकता, लेकिन एक रैलिंग फोर्स बननी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक सेंट्रल टास्क फोर्स है ऐसे जिसको हम कांग्रेस बीजेपी आप पार्टी में नहीं बांट सके, जिस पे पूरे देश का विश्वास हो। और इसमें अभी कोई कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस समय हमारी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे आप पार्टी है, चाहे इवन बीजेपी लीडरशिप है, इस पे पूरे देश का विश्वास किसी भी एक दल या किसी भी एक नेता पर नहीं है। और इसलिए एक ऐसी सर्वदलीय या एक सेंट्रल या एक कोऑर्डिनेटेड टीम होनी चाहिए जिसकी बात पूरी देश माने। और दूसरी बात जो पहले कहना चाह रहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूं दीपक कि नई संसद भी बननी चाहिए, नए मॉडर्नाइजेशन होने चाहिए, नए हवाई जहाज भी आने चाहिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के, लेकिन हर चीज का एक समय होता है और एक मैसेजिंग की बात होती है। जो प्राइम मिनिस्टर अपने को इतना जमीन से जुड़ा हुआ मानते और हैं, इतने अच्छे लिसनर हैं, अगर वो इस समय इस तरह का मैसेज देते हैं कि हम कुछ चीजें जो नॉन एसेंशियल है आज की स्थिति में, उसको डेफर कर दे, तो कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। देश को एक तसल्ली मिलेगी कि आवश्यक चीजों पे ही खर्च हो रहा है। अलका, बहुत थोड़ा सा वक्त मेरे पास बचा हुआ है, इसलिए क्विकली अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं रोहित के पास जाऊंगा। दीपक जी, आपका ट्वीट पढ़ रही हूँ। देश की सबसे जाबाज फोर्स एनएसजी के ग्रुप कमांडर को दिल्ली में नहीं नसीब हुआ आईसीयू बेड, रास्ते में दम तोड़ा। ये आपका ट्विटर 3,86,000 लोगों ने उसके ऊपर चिंता जाहिर की है। और वहीं पर दिल्ली सरकार की सीएमओ की साइट बताती है कि उसी तारीख को इनकी दिल्ली सरकार की जानकारी के मुताबिक 6,000 बिस्तर खाली थे, और उसमें से 6,000 में 600 आईसीयू और ऑक्सीजन के खाली थे। और एनएसजी का कमांडर जो है जाबाज, वो बिना इलाज के दम तोड़ता है। किससे जवाब मांगा जाए? क्या ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, धोखा किया जा रहा है? लोग दम तोड़ रहे और आपके आंकड़े कहते हैं ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड है। माफी मांगनी चाहिए, शर्म। आम आदमी पार्टी से मैं जवाब नहीं ले सकता, कर लूंगा, लेकिन रोहित जी देखिए, दीपक जी बिल्कुल जो बात है, ठीक है रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूँ वैक्सीनेशन के लिए अब क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर हम लगातार
लगातार वैक्सीन की, जिस हिसाब से डॉक्टर साहब ने बताया, सबकी जो 3 वैक्सीन है, तीनों का टाइम पीरियड अलग है, कितने कितने टाइम पीरियड में लगने, एक बात वो सबको लग रही है और बिल्कुल उसमें आप निश्चित रहिए, सबको लगे, एक बात। लेकिन जो यहाँ पर बात कही अलका जी ने, बिल्कुल देखिए, आज मैं 2-3 चीजें कहूंगा। 1400 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रचार पे खर्च किया। जिस तरीके से आरटीआई के द्वारा पता लगा, 2015 से लेकर 2020 तक एक भी अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं बना। इतना ही नहीं, ये इन्होंने सही कहा, वेंटिलेटर पिछले साल में, आरटीआई दिखा रहा हूँ, आरटीआई देखिए, वेंटिलेटर एक भी दिल्ली के अंदर परचेज नहीं किया दिल्ली सरकार के, जिस समय मार्च से लेकर अब अप्रैल तक एक भी वेंटिलेटर दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा परचेज नहीं किया गया। उसके साथ साथ आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक का हाल किस तरीके का है। इतना ही नहीं, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के, तब में 10 सेकंड देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पिछले पीएम केयर के तहत पूरे देश के अंदर फंड दिया, और दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें, राजा हरिश्चंद्र कॉलेज, जो आज अरविंद केजरीवाल जी की फोटो देख रहा था कि वहां पे पहुंचे फोटो के लिए, उसके लिए साइट क्लियरेंस की नहीं दी। वर्धमान मेडिकल कॉलेज है, उसकी साइट क्लियरेंस नहीं दी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। तो मोदी जी ने तो दे दिया, मोदी जी ने तो पैसा भी जारी कर दिया। और इतना ही नहीं, मैं देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, ये आपको दिखाता हूँ, मोदी, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट है, देखिए मोदी गवर्नमेंट। रोहित, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन लगाना था, करना। ठीक है, लगाना था दिल्ली सरकार को। इस पर बहस होती रहेगी, लेकिन मेरे देश की बहस के दर्शकों का क्या मानना है? 85% मानते हैं कि सही रणनीति से तीसरी लहर से बचा जा सकता है, और उम्मीद करता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि हाँ ऐसा ही हो, तीसरी लहर का हमको सामना न करना पड़े। अगर सामना भी करना पड़े तो बहुत संतुलित ढंग से, जिसे हम कंट्रोल कर पाए। फिलहाल एक ब्रेक।